बीजेपी को बाय कर गए साय। नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से लगातार हम ये बात करते हैं कि अब चुनावी साल है और चुनावी मोड में बीजेपी और कांग्रेस है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें फिर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, लेकिन आज आईएनडी एनालिसिस में बात होगी छत्तीसगढ़ की। बात होगी बीजेपी को लगे एक तगड़े झटके की। नंद कुमार साय जैसा चेहरा अब बीजेपी के पास नहीं है। साय ने बीजेपी को बाय कर दिया है और दामन थाम लिया है कांग्रेस का। जिस तरह से अगर सियासत और राजनीति लंबे समय से देखें तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक पर फोकस्ड राजनीति दिख रही है पूरे देश में। जिस तरह से इसको लेकर जो एक बीजेपी की रणनीति रही है, जो एक स्ट्रेटजी रही है, और उसके तहत जो बीजेपी है कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को साधने की तरफ है। लेकिन एक झटका जिस तरह से बीजेपी को है, नंद कुमार साय ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा है। राजनीतिक गलियारे में कई दिन से साय की नाराजगी और पार्टी छोड़ने की चर्चा थी। साय ने रविवार को प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को इस्तीफे का पत्र भेज दिया था। सोमवार को साय ने कांग्रेस की सदस्यता ली। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में ये सदस्यता दिलाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में नंद कुमार साय ने सदस्यता ग्रहण की और एक जश्न का माहौल भी इस मौके पर वहां दिखा। सीएम बघेल ने आदिवासी विरोधी भाजपा के हैशटैग के साथ अपनी बात कही। कुछ वर्जन हम आपको सुनाते हैं। मजदूर दिवस हम सभी श्रमिकों को, मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आज सरकार ने, आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने सभी को कहा है कि वो बोरेबासी खाएं और वीडियो बना करके भेजें। मैं देख रहा था कि बहुत से आईएएस आईपीएस अधिकारी बोरेबासी खा रहे थे, लेकिन चम्मच से खा रहे थे, और कुछ लोग कांटे के चम्मच से खा रहे थे। तो बोरेबासी जो है बिछल जा रहा था। लेकिन आज जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, बोरेबासी जो है बिना नून के सिट्ठा लगता है, और आज बिना नमक वाले हमारे एक नेता को उन्होंने शामिल किया है। तो मुझे लगता है कि आज का बोरेबासी जो है वो सिट्ठा हो गया है। ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर हम भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और जो लगातार कांग्रेस पार्टी को गाली देते रहे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफत में काम करते रहे, और जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने 45 वर्षों तक सम्मान दिया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, अध्यक्ष बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, एसटी आयोग का राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया, और वो व्यक्ति आज जो जीवन भर कांग्रेस को गाली देते रहे और उसी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिए, तो आश्चर्य का विषय हमारे जैसे व्यक्ति के लिए है। मैं मानता हूं कि नंद कुमार साय बीजेपी के बहुत वरिष्ठ और आदिवासी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ उनकी मां है। यहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की है और जनसंघ भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत बड़े बड़े पद दिए हैं। परंतु जब किसी मां के 5 बेटे होते हैं तो बेटों में आपस में नाराजगी होती है। तो थोड़े दिन के लिए वो नाराज होकर गए हैं। अगर वो स्पष्ट रूप से बताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसके ऊपर में निर्णय। तो नंद कुमार साय अब कांग्रेस के हो चुके हैं और उसी के बाद छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो गरमाई हुई है। उसकी वजह यही कि अब जो समय है वो शय और मात का खेल मुझे लगता है कि इसके बाद शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से नेता कह भी रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। किस तरह की पिक्चर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, आज इसी से जुड़े मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में। हमारे साथ में हैं
कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी। सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है के.एस. चौहान साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, आपका स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ में। लखन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सीधे मैं आता हूं के.एस. चौहान साहब के पास। दिन दोनों का है। चौहान साहब, आपका भी दिन है और मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी दिन है। आपका दिन ऐसे कह लें कि आपका एक बड़ा चेहरा अब आपके साथ नहीं है, वो कांग्रेस का हो चला है। तो सबसे पहले मैं आपके पास में ही आता हूं, क्योंकि जिस तरह से अब कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि ये आश्चर्य का विषय है, निश्चित तौर पर शॉकिंग है नंद कुमार साय का जाना, और लगातार जो लाइन चल रही है कि एक बड़ा झटका है। तो कैसे इस झटके को बीजेपी लेती है छत्तीसगढ़ में? देखिए राजेश जी, ये आश्चर्य की तो बात जरूर है, लेकिन झटके की बात जो है वो कहीं तक मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं इसमें। दूसरी बात ये है कि हाँ, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानीय इंसान हैं और वरिष्ठ हैं और आदिवासी के बहुत ही अच्छे एक लीडर हैं। दूसरी बात ये है कि हम किसी विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, हम विचारधारा के साथ जुड़ते हैं और वो विचारधारा एक ही दिन में खत्म हो जाए, ये समझ में नहीं आता। हाँ, ये समझ में आया ना कि अगर आप, बहुत आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि अगर हम पहले कुछ वक्तव्य सुनते हो, पहले कुछ बाइट सुनते हो उनसे कि हमारी नाराजगी, जैसे हम टी.एस. सिंहदेव जी से सुनते रहते हैं कि हाँ मेरे को बनाना चाहिए था, अभी गांधी परिवार का मेरे सिर के ऊपर हाथ नहीं है, और इस टाइप की बातें अगर सुनते हो। महंत जी, हाँ नाराजगी है, मेरे को राज्यसभा में भेजना चाहिए था, आप भेज नहीं रहे हैं। यहाँ पर एक गृह मंत्री जी हैं, वो भी अपनी अपनी नाराजगी समय समय पे जाहिर करते रहते हैं। तो बहुत चौहान साहब, मैं एक शब्द को मैं, जो शब्द मैंने कहा आश्चर्य और झटका मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरे देश में जिस तरह से आदिवासियों पर फोकस्ड है, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, या फिर हम पूरे देश की बात कर ले। जब राष्ट्रपति के तौर पर माननीय द्रौपदी मुर्मू का नाम और फिर जब उनकी ताजपोशी उस पर होती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो आदिवासियों पर फोकस्ड थी। फिर एक ऐसा चेहरा जो तकरीबन 45 साल से बीजेपी का परचम लहराए हुए था, वो चला जाए, तो इससे झटका नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? राजेश जी, आदिवासी के ऊपर फोकस नहीं होता, हम किसी कौम के ऊपर फोकस नहीं है, हम देश के ऊपर फोकस है। देश में जितने भी जनता आती है हम उस पर फोकस है। देश की हम जो क्रिएटिविटी है, देश की जो हम, हमारे को आगे बढ़ाना है, हमारे को शीर्ष पे ले जाना है, हम उस पे फोकस देते हैं। और हमारा जो मिशन है हम उस पे फोकस देते हैं। राजनीति हम मिशन के लिए करते हैं, राजनीति करना हमारा मिशन नहीं है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि नंद कुमार साय जी जब 45 साल से यहाँ पर थे, 3 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक, 2 बार राज्यसभा सांसद और उसके बाद 2 बार अध्यक्ष बने, एक बार आयोग का अध्यक्ष बनाए गए, राष्ट्रीय आयोग का। तो वो उनकी उपेक्षा नहीं की गई, लेकिन उनका ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्यक्तिगत कोई कारण हो। चलिए के.एस. चौहान साहब, यही तो समझना है कि एक 45 साल तक मैं आता हूं चौहान साहब, मैं आता हूं, यही तो चौहान साहब समझने की जरूरत है। यही मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये विषय होगा, चौहान साहब, बीजेपी के लिए भी विषय होगा कि एक ऐसा चेहरा जो 45 साल तक एक पार्टी में रहता है, फिर आखिर क्या ऐसा कुछ हो जाता है कि वो उस पार्टी से, उस विचारधारा से, उस रीति नीति को छोड़कर वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। मैं सीधे सत्यप्रकाश सिंह जी के पास में आता हूं। सत्यप्रकाश जी, किस तरह से उपयोग करेगी नंद कुमार साय जी का कांग्रेस? क्या जिस तरह से उनकी तमाम सारी चीजें रही, यही भी कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में वो एक आदिवासी चेहरा चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, या जिस तरह से चीजें रही हैं, कैसे उपयोग करेगी? देखिए राजेश जी, जैसा आपने सवाल किया है कैसे उपयोग करेगी, तो इसका जवाब तो फिलहाल अभी मैं नहीं दे सकता, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अब वो इतने वरिष्ठ नेता हैं और इतना उनके पास एक्सपीरियंस है, इतना उनके पास ज्ञान है, तो उसको अच्छी तरीके से यूज करेंगे। और हमारी पार्टी में आए तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं, और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। मगर राजेश जी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से थोड़ी सी एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए,
हम कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है भाजपा के, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जब सरकार में हो या विपक्षी दल के नाते भी हम अगर ये बात बोलते हैं कि भाई बीजेपी हो वो आदिवासी विरोधी है, बीजेपी ने 15 साल आदिवासियों को शोषण किया, बीजेपी ने आदिवासियों की जमीन पूंजीपतियों को दी, क्योंकि बीजेपी चंद पूंजीपतियों की पार्टी है और पूंजीपतियों के बारे में ही सोचती है, उसके अलावा उसको और सोचने का काम नहीं। मजदूर को हो, आदिवासियों की बात कर ले, मजदूर की बात कर ले, गरीब की बात कर ले, उसके बारे में नहीं सोचती है। हम जब बोलते थे तो बीजेपी वाले उसको काटते थे और मीडिया में भी खबरें चलते थी कि हम एक राजनीतिक तौर पर बात कर रहे हैं या राजनीतिक फायदा लेने के लिए बात करें। मगर आज जो हुआ है, जो नंद कुमार साय जी हमारे पास आए हैं, हमारी पार्टी में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। तो ये साफ दिखा रहा है कि जो हम बोलते तो राजनीतिक तौर पे नहीं बोलते थे, ये आज चरितार्थ हो गया है, क्योंकि नंद कुमार साय जी जो आए और उन्होंने जो बातें बोली है, उन्होंने खुद ने ये बात बोली है कि वहां पे आदिवासियों की सम्मान नहीं हो रहा। देखिए नंद कुमार साय जी जब आरक्षण के लिए वो धरना दे रहे थे, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जब धरना दे रहे थे वो अकेले थे, एक भी भाजपा का नेता उनके साथ नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? भाई आपकी पार्टी का कोई शीर्ष नेता अगर धरना दे रहा है, आप उसके पास जाकर बैठ नहीं रहे, तो ये साफ दिखाता है कि आदिवासियों को ये हमेशा ही तैसी रहे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनका शोषण करना चाहते हैं। और वही दर्द लेके वो यहाँ आए हैं, और जैसा उनको सम्मान वहां नहीं मिला है, हमारी पार्टी उनको उतना बहुत ज्यादा सम्मान देगी और उनका उपयोग जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करे, और उनका उपयोग होना भी चाहिए। बिल्कुल आदिवासी नेता है और उनका जानकारी जितनी है, उनका जो एक्सपीरियंस है। सत्य प्रकाश जी, बिल्कुल जो भी आप भी कह रहे हैं और वो नंद कुमार साय भी कह रहे हैं कि उपेक्षा उनकी की गई, वो उनको सम्मान नहीं मिला। तो अब सम्मान के तौर पर क्या कहीं ना कहीं उनका उपयोग 2023 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें उपयोग करेगी, कि कहीं ना कहीं फिर तैयारी लोकसभा को लेकर उनकी चेहरे की, ऐसा कुछ है? जी देखिए हाँ जी, मैं राजेश जी से अभी विधान चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो ये तो पूरी पार्टी, हर कार्यकर्ता उसमें लगा हुआ है, चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। तो वो भी अभी पार्टी में है, हर कोई कार्यकर्ता है पार्टी में, वो बड़ा लीडर भी एक कार्यकर्ता पहले होता है, उसके बाद बड़ा लीडर है। तो हर कोई कार्यकर्ता के नाते जो उसका उपयोग करती है पार्टी वो करेगी, जैसे मेरा भी उपयोग पार्टी करेगी चुनाव के समय, उनका भी उपयोग करेगी। तो जो जिस लेवल का है, जैसा पार्टी चलिए तो आने वाले विधानसभा मुझे लगता है सत्य प्रकाश जी अहम बात कर रहे हैं कि अभी सारी जो चीजें हैं अब पार्टी फोरम में किस तरह से डिस्कस होती है, छत्तीसगढ़ से लेकर मुझे लगता है दिल्ली तक सारी चीजें होंगी। मैं सीधे लखन चौधरी साहब के पास में आता हूं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। एक लंबा उनका पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव रहा है, तमाम सारी राजनीति, तमाम सारी चीजें उन्होंने देखी हैं। लखन चौधरी साहब, जिस तरह से नंद कुमार साय का जाना और ये कहा गया कि अचानक वो चले गए, इसकी कोई भनक, जैसे अभी KS चौहान साहब भी कह रहे थे, कोई ऐसी चीजें नहीं आई, लेकिन बात तो लंबे समय से, मुझे लगता है कि लंबे समय से चल रही थी। ये भी कहा गया था कि गुपचुप तरीके से एक बार उनके घर पर, निवास पर एक बैठक हुई थी, कहीं ना कहीं वो आदिवासी एक चेहरा चाहते थे बीजेपी की तरफ से चुनाव में CM को लेकर। क्या चीजें ऐसी रही हैं जिसको 45 साल जिस पार्टी में रहते हैं उसको एक झटके में अलविदा कह के चले जाते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से राजेश जी, देखिए ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। भाजपा के लोग भले ही माने या ना माने, लेकिन इसके बहुत बड़े मायने भी हैं। और 6 महीना बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, और जिस तरह से आदिवासी एक बड़े नेता के रूप में नंद कुमार साय जाने जाते हैं, और उनकी जो साफ सुथरी छवि है, जैसा कि आपने भी कहा, और 46 साल का उनका राजनीतिक करियर है, और 77 साल की उम्र में आज भी वो इतने फिट हैं कि जिसके बराबर में आज 50 साल के जो नेता होते हैं वो भी उतने फिट नहीं है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो नंद कुमार साय जी के व्यक्तित्व के मायने को परिभाषित करती हैं, और इसका जो संदेश है वो जनता में साफ तौर पर जो है देखा जाएगा आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में। निश्चित रूप से साय जी का उपयोग कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक को जो है एकजुट करने में और अपने पक्ष में बढ़ाने में करेगी, और उसके बाद लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें फिर से उनका उपयोग होगा। निश्चित रूप से नंद कुमार साय एक बड़ी शख्सियत थी जिनकी उपेक्षा भाजपा ने की है। 15 साल में कोई बड़ा पद उनको नहीं दिया गया, जबकि ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जोगी के बाद, जब 3 साल के कार्यकाल के बाद जब चुनाव हुए थे और भाजपा को सत्ता मिली थी, उसमें 2 बड़े व्यक्तियों का अहम योगदान था, जिसमें नंद कुमार साय थे और एक वीरेंद्र पांडे थे, जिनकी बदौलत जो है भाजपा को सत्ता मिली थी। लेकिन दोनों की जिस तरह से भाजपा में उपेक्षा हुई, दोनों को जिस तरह से उठाकर फेंक दिया गया, मक्खी से जिस तरह से मक्खी को उठाकर फेंका जाता है, आज वीरेंद्र पांडे कहाँ हाशिए पर है। और इसी तरह से
नंद कुमार साय को भी हाशिए पर रख दिया गया था। इसी का नतीजा है कि आहत होकर और तमाम चीजों से जो है दुखी होकर नंद कुमार साय को अंततः ये कदम उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। भाजपा का जो आंतरिक जो नेतृत्व है छत्तीसगढ़ का, क्या लखन चौधरी साहब जिम्मेदार कि अब इसका फायदा कांग्रेस कितना लेती है या किस रूप में नंद कुमार साय का उनको फायदा मिलता है, ये अलग बात है। क्योंकि अगर सरगुजा की हम बात करें तो पिछले जो चुनाव में एक भी बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि एक ऐसा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं लंबे समय से बीजेपी के पास में था और आदिवासियों को, जब मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत चर्चा इस बार 23 और 24 में है, क्या एक कांग्रेस किस तरह से उपयोग करती है? अभी जल्दबाजी होगी कुछ कहना, अभी कांग्रेस भी चूंकि इसमें क्या एक माइंड गेम भी हो सकता है कि आप आदिवासी जिस तरह से कर रहे हैं, हमने देखी किस तरह से आपको झटका दिया, और एक मैसेज कन्वे से करना कि नहीं, अगर आदिवासियों की सच्ची हितैषी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो उससे मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, और यही है कि एक मैसेज देना है आदिवासियों को कि देखिए हम आदिवासियों के हितैषी हैं, और इसके साथ साथ भाजपा को भी एक झटका देना था। भूपेश बघेल की देखिए ये रणनीति होती है, हमेशा भूपेश बघेल जो है कोई बड़ा जो है एक्शन लेते हैं, जिससे अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से तमाम तरह के छापे पड़ रहे थे और भूपेश बघेल को व्यक्तिगत रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, तो इससे भूपेश बघेल की जो है इमेज में एक बड़े इजाफे के रूप में भी देखा जाएगा, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कांग्रेस के चलिए मुझे लगता है के एस चौहान साहब कुछ इशारा कर रहे थे। चौहान साहब ठीक है, मेरा सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, बाकायदा वो सदस्यता ले चुके हैं और वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने सदस्यता ले चुके हैं। लेकिन आपके नेता बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि 5 बेटे का एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक नाराज होता है लेकिन मां से कोई अलग नहीं हो सकता। अभी भी उम्मीद है क्या भाजपा को? ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी कि घर का भूला अगर शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहते। तो घर का भूला अगर कभी भूल के चले जाता है तो वो वापस भी आ जाता है। दूसरी बात, मैं लखन चौधरी जी की बात बोल दूं कि वो बोल रहे थे कि आदिवासी के हितैषी हैं कांग्रेस पार्टी और भूपेश सरकार, तो कहां से हो जाएगी आदिवासी की? आरक्षण का हाल देख रहे हैं आप, और जो मुर्मू जी को राष्ट्रपति के पद में बिठाया गया है वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी का बंदा आ जाए, कोई नेता आ जाए, अपने सब बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को लेकर साथ में आ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का दोष है। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से चले जाए अकेला नेता, तो वो भारतीय जनता पार्टी का दोष है। ऐसे कितने जनप्रतिनिधि गए हैं आदिवासी नंद कुमार साय जी के साथ? मैं ये पूछना चाहता हूं। और दूसरा ये पूछना चाहता हूं कि इसमें ये कैसा दर्शाता है कि आदिवासी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी हितैषी है कांग्रेस पार्टी? ये कैसे मैं मान लूं? दूसरी बात यह है कि ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि आदिवासी के विरोध में काम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि है क्या दूसरे आदिवासी नेता नहीं है यहाँ पर? राजेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर जो नेता है कांग्रेस में है, जो क्या उनके वो पूरे हो गए? और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है, उपयोग और सम्मान। राजेश जी ये बहुत अच्छी बात बोली। तो उपयोग करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इसलिए उपयोग किया जाएगा, भरपूर उपयोग किया जाएगा। लेकिन जहां सम्मान की बात है, अरे आप तो खुद अपने जो आपके साथ जुड़े हुए हैं 50-50 साल से, जो पैदा कांग्रेस पार्टी में हुए हैं, उनका सम्मान आप नहीं कर पाए तो और दूसरा क्या सम्मान करेंगे? और मैं ये बोलना चाहता, सबसे मेन बात यह है कि आदिवासी का सम्मान कहां भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इसको किसी पर्सनल व्यक्ति से और आदिवासी कौम से जोड़ना यह गलत है। चलिए चौहान साहब, चलिए मैं एक छोटा सा सवाल जोड़ देता हूं कि आपने जिस तरह से कहा कि वो सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मेरा सवाल ये है, और ये भी कहा मेरी बात सुन लीजिए, जिस तरह से अग्रवाल साहब भी कह रहे हैं कि 5 बेटे का उदाहरण दिया और वापस, अगर इतने बाकी लगता था बीजेपी को कि नंद कुमार साय जिस कद के नेता है, जिस तरह का ये अनुभव है, तो ऐसी नौबत ही आखिर क्यों आई कि ऐसा चेहरा आपके पास में चला जाता है? समय रहते उसको साध लिया होता, समय रहते उसकी बात कर ली होती, तो कहीं ना कहीं जो केमिस्ट्री है वो तो नंद कुमार साय से बीजेपी की बिगड़ी ही है। देखिए, आपने बात ही चालू की थी, डिबेट ही यहां से चालू हुआ था कि आश्चर्य
तो आश्चर्य हमारे को हुआ, हमको हुआ ना आश्चर्य, क्योंकि एक महीना पहले जो नंद कुमार साय दहाड़ रहे थे और कांग्रेस के जो नीति के खिलाफ बोल रहे थे, विचारधारा के खिलाफ बोल रहे थे, जो दहाड़ के बोल रहे थे, उसको उनको क्या बोला जाएगा। और यही मैं तुलना करता हूं कि जो टीएस सिंहदेव जी से तुलना करता हूं कि वो तो कईयों बार बोल चुके हैं कि मैं इनसे मतलब जो अपेक्षा रखा हुआ था वो मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। मैं जो गांधी परिवार से अपेक्षा रखा हुआ था वो मेरी पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि नंद कुमार साय जी को, जिसको ये आदिवासी कौम के साथ जोड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, चलिए सत्यप्रकाश जी, चलिए अपने आप में सत्यप्रकाश जी, चलिए सत्यप्रकाश जी कुछ कह रहे थे, चौहान साहब जब बोल रहे थे, सत्यप्रकाश जी मेरा सवाल भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, फिर अपनी बात आप चालू रखिए कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि जो लगातार कांग्रेस को गाली देते रहे, लगातार उनके कांग्रेस उनके निशाने पर रही, फिर जिस तरह से वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की है, किस तरह से अब वो एडजस्ट हो पाएंगे, ये भी सवाल। और जो चौहान साहब जो कह रहे हैं आप उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं चौहान जी का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि भाजपा ने क्या आदिवासी देश के लिए, आदिवासी समाज के लिए नहीं किया। देखिए भाजपा ने 15 साल क्या किया वो मैं बताता हूं। चप्पल खरीदने तक में कमीशन खोरी खाई है। भाजपा ने गरीब आदिवासी भाई बहनों को जेलों के अंदर डाला, फर्जी केस लगा के। यहां तक कि जो बालिका सुधार गृह था आदिवासी लोगों का, उसमें जाके रेप हुआ था इनके शासन काल में। ये हालत है। जमीनें जो थी आदिवासी छुन के अपने पूंजीपतियों को दिए गए। ये याद नहीं आता इनको। पूंजीपतियों को इन्हें कौड़ी के भाव दे दिए थे। आज हमारी जब सरकार बनी, सबसे पहले हमने जमीन वापस ली, जो वन अधिकार पट्टे थे वो दिए। तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य हमने बढ़ाया। तेंदुपत्ता में कमीशन खोरी चलती थी इनकी, 2500 रुपए देते थे। क्या होता 2500? आज जो महंगाई बीजेपी मोदी सरकार जो बढ़ा रखी है, क्या चलता 2500? इन्होंने क्या किया? तेंदुपत्ता में कमीशन कोई चलती थी, हमने 4000 किया। तो ये आदिवासियों का इनका चेहरा। और कमी है, बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आदिवासी समाज से आते उनको उसी दिन हटाया जाता है जिस दिन आदिवासी दिवस रहता है। ये इनका आदिवासी चेहरा है, आदिवासी खिलाफ चेहरा है। और आपकी मैं बात बता रहा हूँ, दोनों मेहमानों को सम्मान मिलेगा, वो जो अपनी बात करेंगे सम्मान रखा जाएगा, इनका बहुत सम्मान होगा। लखन चौधरी साहब का आ जाए, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है। लखन चौधरी साहब, अभी शुरुआत हो चुकी है और हम जब कहते हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा और शय और मात का खेल हमें देखने को मिलेगा। और क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य को लेकर जो पीसीसी चीफ है मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, उन्होंने कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। तो क्या इस तरह की चीजें अब चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, शय और मात की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेगी? नहीं, आपने एक मेरा ऐसा चेहरा ले लिए, अब देखिए अब मेरी बारी है। तो ये शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, ये शुरुआत तो हो चुकी है। और कर्नाटक में देखिए किस तरह से कांग्रेस जो है भाजपा की रणनीति को लेकर जो है अभी लड़ रही है। तो अभी तक जो है कांग्रेस के दर्जनों नामी गिरामी चेहरों को भाजपा लेकर जो है कांग्रेस को तोड़कर खत्म करके जो है सत्ता में अपनी भागीदारी लगातार बढ़ा रही थी। अब कांग्रेस जो है उसी रास्ते पर चलना शुरू कर चुकी है। अब कांग्रेस को समझ आ गया है कि हमको आगे यदि बने रहना है तो उसी रणनीति को अपनाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि भाजपा के कई बड़े चेहरे कांग्रेस में भी और आएंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे केंद्र में हो। तो चलिए, मुझे लगता है कि चुनावी साल में चाल भी दिखेगी, चरित्र भी दिखेगा और चेहरा भी दिखेगा। अपने अपने तरीके से जो राजनीतिक दल हैं अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है और झटके से अब बीजेपी किस तरह से उभरती है, या फिर जिस तरह का गेम, जिस तरह का खेल छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है, देखना होगा ये शय और मात का खेल किस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति और सियासत में देखने को मिलता है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।